इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 12 की यूनिट नंबर 14 कार्बोहाइड्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पहले एक शॉर्ट वीडियो पब्लिश हो चुका है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के बेसिक के बारे में बताया गया था, जो आपने 11th बायो के अंदर पढ़ा होगा। यहाँ से अपनी यूनिट डिटेल में स्टार्ट होती है तथा यहाँ से बोर्ड के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप ए और टाइप बी प्रकार का कौन सा क्लासिफिकेशन होता है और किस प्रकार इस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब की 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि आप केमिस्ट्री बेसिक पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप केमिस्ट्री बेसिक सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उससे अपना केमिस्ट्री का जो बेसिक है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो केमिस्ट्री बेसिक सीरीज है उससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर उस पर कमांड रखना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यह दो टाइप का होता है, टाइप ए और टाइप बी, जो आप इंट्रो में पहले देख चुके हो। सबसे पहले हम टाइप ए कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। जब टाइप ए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो देखो, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है तुम्हारा शर्करा और सेकंड है आपका अशर्करा, जिसे आप शुगर और नॉन शुगर भी कहते हो। शर्करा को अगर आगे देखें तो पुनः दो भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, और अशर्करा को पुनः पॉलीसैकेराइड के अंदर डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये कीटोस और एल्डोस के अंदर डिवाइड है, और ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड के अंदर डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं शर्करा अशर्करा क्या होती है, या फिर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में 1 बाय 1 सभी की डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले अपन टाइप 2 क्लासिफाइड देख लेते हैं और सभी की हर एक शब्द की मीनिंग और इसका क्या अर्थ है और इसके अंदर किस किस प्रकार की कौन कौन सी शर्कराएं आते हैं, सभी की डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं टाइप 2 कार्बोहाइड्रेट की। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट टाइप 1 क्लासिफिकेशन था वो आपने क्लास नंबर 9th के अंदर जो बायो के जो तुम्हारे टॉपिक्स है उसके अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा के अंदर क्लासिफिकेशन देखा होगा। जो ये टाइप 2 कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन है इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस इसके अंदर उसने शुरुआत में 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है, बाकी पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सेम ही है। जैसे आणविक आकार के आधार पर, जिसके अंदर उसने मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड डिवाइड किया जो पहले था। दूसरा उसने स्वाद के आधार पर बता दिया, जिसके अंदर शर्करा और अशर्करा में डिवाइड कर दिया, और आपका शर्करा और अशर्करा करके सीधा डिवाइड था पहले में, ठीक है। तीसरा अपचयित शर्करा और अनपचयित शर्करा के बारे में बता दिया। तो जब हम सबसे पहले स्वाद के आधार पर बात करें तो स्वाद के आधार पर इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है शुगर और सेकंड है नॉन शुगर। उसी प्रकार अगर हम आणविक आधार पर बात करें तो जब आणविक आधार पर बात करें तो इसको पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मोनोसैकेराइड, सेकंड है आपका पॉलीसैकेराइड और थर्ड है आपका ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर इसने पुनः वही 2 भागों में डिवाइड किया है, एल्डोस और कीटोस, और ओलिगोसैकेराइड को उसने पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। अब बात आती है कि कौन सा क्लासिफिकेशन आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर आपको एक कंफ्यूजन हो रही है कि उस क्लासिफिकेशन में शर्करा और अशर्करा के बारे में बताया था और शर्करा को पुनः किसी भागों में बांटा गया था, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखो, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। शर्करा और अशर्करा को बस स्वाद के आधार पर इसने अलग रख दिया है, बाकी चीज वही है। और जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड होती है वो एक कार्बन की चेन होती है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन में उसने आणविक आकार के आधार पर अलग से डिवाइड किया गया है। बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही क्लासिफिकेशन है, बस उसने जो कार्बन की संख्या के आधार पर अलग किया है और शर्करा को स्वाद के आधार पर अलग किया है।
सबसे पहले बात करते हैं हम शर्करा की। तो देखो, शर्करा वह चीज होती है जो स्वाद में मीठी हो, जल में विलय हो और हमेशा क्या हो, क्रिस्टलीय ठोस हो। आपने घर पे खूब शक्कर खाई होगी, जो देखो उसके क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर शक्कर को आप जल में घोलोगे तो वो जल में विलय हो जाएगी, आराम से घुल जाएगी। और आपने शक्कर को या फिर शुगर को टेस्ट किया होगा तो वो किस प्रकार की थी, स्वाद में मीठी। तो हमेशा ध्यान रखिए, शर्करा स्वाद में मीठी होती है, जल में विलय होती है और उसके जो दाने होते हैं वो क्रिस्टल के समान होते हैं, इसलिए क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, आप इसका यूनिट नंबर 1 के अंदर अच्छे से सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। आगे हम सभी की इनकी डिटेल में स्ट्रक्चर और इसकी डिटेल में बात करेंगे। एक बार आप यहां तक इतना ही समझिए कि शर्करा क्या होती है, स्वाद में मीठी, जल में विलय और क्रिस्टलीय ठोस होती है, जिसके एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब बात आती है नॉन शुगर की। तो देखो, अगर शर्करा स्वाद में मीठी होगी, नॉन शर्करा क्या होगी, स्वादहीन होगी, ठीक है। अगर ये शर्करा जल में विलय होगी तो ये क्या होगी, जल में अविलय। और आपने कोलाइडी विलयन 11 में पढ़ा होगा, जिसके अंदर कोलाइडी विलयन क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो जल में क्या होता है, अविलय होता है। और यदि शक्कर क्रिस्टलीय ठोस थी तो ये क्या थी, अक्रिस्टलीय ठोस। आप किन्हीं दो में से एक याद कर लीजिए, दूसरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो अशर्करा के एग्जाम्पल होते हैं, फर्स्ट आपका स्टार्च, सेकंड होता है आपका सेल्यूलोज और थर्ड होता है आपका ग्लाइकोजन। अब बात आती है अनअपचायी शर्करा की, या फिर इसे आप रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हो। अब देखो, अनअपचायी शर्करा की बात करें तो अनअपचायी शर्करा वे होती है या फिर वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक द्वारा क्या होते हैं, अपचायित हो जाते हैं। अब बात आती है फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। तो देखो, टॉलेन अभिकर्मक होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जो आपने क्लास 11 में जब प्रैक्टिकल किए थे तो आपने फेलिंग विलियन भी यूज किया था रेडिकल निकालते समय, और टॉलेन अभिकर्मक भी यूज किया था। तो अगर अनअपचायिक शर्करा की बात करूं तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफी बार आया है बोर्ड एग्जाम में। इसमें ध्यान रखना, वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक द्वारा अपचायित हो जाते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। इसके आगे डिटेल स्ट्रक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे एक और आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जो अनअपचायिक शर्करा का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। उसी प्रकार आगे हम अनअपचायी शर्करा की बात करें या फिर नॉन रिड्यूसिंग शर्करा की बात करें तो इसके अंदर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि वे शर्कराएं या फिर वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन और कार्बोहाइड्रेट द्वारा अपचायित नहीं होते, या फिर ऐसा भी कह सकते हो वे शर्कराएं जो फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक द्वारा, इसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं टॉलेन अभिकर्मक लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक, जिससे आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन ऑपोजिट हो जाएगी। अपचायी शर्करा वो होती है जो क्या होती है, फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक में अपचायित हो जाती है, और अनअपचायी शर्करा वो होती है जो फेलिंग विलियन और टॉलेन अभिकर्मक के अपचायित नहीं होती। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुक्रोज। एक चीज ध्यान रखिए कि ये यूनिट जो बायोमोलिक्यूल है वो बहुत ही इजी और थियोरेटिकल यूनिट है। इसके अंदर आपको ज्यादा रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार बायोलॉजी के अंदर नॉर्मली यूनिट होती है वैसी ही आपकी 3 यूनिट ऑर्गेनिक के अंदर आई हुई है, इसलिए आप इनको आराम से देख लीजिए और एक बार देख के आराम से पूरी की पूरी दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें सीधे से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी रिएक्शन किसी भी प्रकार की नहीं आती। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड के अंदर बात करें तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन नहीं होते क्या कहलाते हैं, आपके मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। और मोनोसैकेराइड को ही क्या कहते हैं, सरल शर्करा कहते हैं, जो 3 कार्बन से 7 कार्बन परमाणु तक निर्मित होती है। अब देखो, जो ये मोनोसैकेराइड वगैरह पढ़ रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और क्लासिफिकेशन 2 में क्या कहा था कि भाई इस प्रकार के क्लासिफिकेशन वो क्या कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर बोला था। तो देखो, मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 से 7 तक। तो पहली चीज क्या बोली कि भाई जो मोनोसैकेराइड है वो क्या होंगे, जल में अपघटन नहीं होंगे। और अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित नहीं होते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड को ही सरल शर्करा कहा जाता है, जिसमें 3 से 7 कार्बन परमाणु तक क्या होता है, ये निर्मित होता है। जैसे देखो 3 से 7 की बात की है तो देखो ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला देखें C6H12O6, तो इसके अंदर देखो इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 6, जिसके अंदर अपनी सीक्वेंस में क्या कह रहा है, 3 से लगा के कहां तक आ सकता है, 7। तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर देखो इसमें कितनी है, 6।
उसी प्रकार अगर फ्रैक्टोज की बात करूं तो फ्रैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। आपको पहले से मालूम होगा या फिर हमेशा ध्यान रखिए कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज नाम अलग है, संरचना अलग है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, सेम ही है। उसी प्रकार अगर मैं राइबोज की बात करूं तो देखो C5H10O5। तो इन तीनों में देखिए कि जो इसके कार्बन की जो चेन है या जो कार्बन परमाणु है वो क्या है, 3 से 7 के बीच में ही है, क्योंकि राइबोज में 5 है, ग्लूकोज में 6 और फ्रैक्टोज में 7। तो मोनोसेक्राइड हमेशा वो कार्बन वाले सीरीज होगी जिसके अंदर क्या होगी, कार्बन की संख्या 3 से 7 के बीच या 3 से 7 तक हो। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या से अपन टेबल से डिस्कस करते हैं कि एक तरफ हम कार्बन परमाणु की संख्या रखते हैं, सेकेंड सामान्य नाम, यदि एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा और यदि कीटोन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। जैसे सबसे पहले अपन कार्बन की बात करते हैं 3 की। 3 को सामान्य नाम क्या होता है, ट्रायोस। यदि मैं इसके साथ एल्डिहाइड जोड़ूं तो इसे क्या कहेंगे, एल्डी ट्रायोस। और यदि मैं इसके साथ कीटोन जोड़ूं तो क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोस। उसी प्रकार अगर कार्बन संख्या 4 है और उसका सामान्य नाम क्या होता है, टेट्रोस। टेट्रोस को अगर मैं एल्डिहाइड के साथ जोड़ूं तो क्या होगा, एल्डी टेट्रोस। और कीटोन के साथ जोड़ो तो क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोस। उसी प्रकार 5 की बात करें तो पेंटोस। पेंटोस को क्या बोलोगे, एल्डोपेंटोस और कीटोपेंटोस। उसी प्रकार 6 को हेक्सोस। हेक्सोस को क्या बोलोगे, एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस। उसी प्रकार 7 को हेप्टोस। हेप्टोस को क्या बोलोगे, अगर एल्डिहाइड के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, एल्डोहेप्टोस। और कीटोन के साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कीटोहेप्टोस। आगे इनकी सभी की एल्डिहाइड और कीटोन की डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 1 बाय 1 सभी की स्ट्रक्चर बना के हम स्टडी करेंगे। अगर प्रकृति के अंदर मोनोसेक्राइड की बात करें तो प्रकृति के अंदर लगभग 20 प्रकार के मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड आता है अपना ओलिगोसेक्राइड। तो देखो ओलिगोसेक्राइड की डेफिनेशन क्या होगी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जिसका जल अपघटन से 2 से 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती है। अब देखो पहले क्या था आपका मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड में कितनी थी, 3 से 7, और ओलिगोसेक्राइड में कितनी होती है कार्बन की संख्या, 2 से 10 तक की। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड की संख्या के आधार पर ओलिगोसेक्राइड को कितने भागों में बांटा गया है भाई, 2 से 10 तक आप कर सकते हो। जैसे अगर 2 आएगा तो क्या बोलेगा, डाई। 3 आएगा तो क्या बोलेंगे, ट्राई। और 4 आएगा तो क्या बोलेगा, टेट्रासेक्राइड। उसी प्रकार अपन 2 से 10 तक अपन लंबी बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक अंतर समझो कि देखो मोनोसेक्राइड की बात कर रहे थे तो वो जल में अपघटित नहीं हो रहा था, मतलब जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज में ही रह रहा था। जब फ्रैक्टोज की बात की तो उसमें वो फ्रैक्टोज में ही रह रहा था। जब राइबोज की बात करें तो राइबोज में ही रह रहा था। लेकिन जो ओलिगोसेक्राइड है उसके अंदर देखो ये क्या हो रहा है, जल में अपघटन हो रहा है। अपघटन होकर 2 से 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती है, मतलब ये जल में क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो कि सबसे पहले एग्जाम्पल अपन किसका ले रहे हैं, सुक्रोज का। सुक्रोज के अंदर देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और यदि मैं इसका जल अपघटन कर लूं तो ये 2 टुकड़ों में टूट रहा है, एक होता है ग्लूकोज और सेकंड क्या होता है, फ्रैक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही C6H12O6। ठीक है, उसी प्रकार हम माल्टोज ले लें तो माल्टोज का फॉर्मूला सुक्रोज के समान ही होता है, C12H22O11। और अगर मैं इसका जल अपघटन कर दूं तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सुक्रोज को अगर जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूटेगा, और माल्टोज का अगर जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। उसी प्रकार जो ओलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड इकाइयां हैं वो हमेशा ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, और जो जल अपघटन के दौरान मोनोसेक्राइड इकाइयां समान या फिर अलग अलग दे सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलीसेक्राइड की। तो पॉलीसेक्राइड में एक चीज ध्यान रखिए कि अगर इसमें जल अपघटन होगा तो 10 से अधिक मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होगी। याद रखना, मोनोसेक्राइड जल में अपघटित नहीं होता था, ओलिगोसेक्राइड जल में अपघटित होता है, और पॉलीसेक्राइड भी क्या होता है, जल में अपघटित होता है। और पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गोंद, ईटीसी। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोसेक्राइड। तो जब पॉलीसेक्राइड को अगर बहुलक के रूप में देखें तो ये सभी मोनोसेक्राइड का ही बहुलक है। कैसे कि देखो मोनोसेक्राइड टूट नहीं रहा था, और मोनोसेक्राइड क्या था, सबसे छोटी इकाइयां थी। तो ये जो ओलिगोसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है ये क्या हो रहा है, छोटी इकाइयों में टूट रही है, और छोटी इकाइयों किसमें, जो मोनोसेक्राइड इकाई थे उनमें कन्वर्ट हो रही है। जैसे उसमें जो आपने ओलिगोसेक्राइड में एग्जाम्पल देखा सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूट रही थी, और फ्रैक्टोज और ग्लूकोज किसके एग्जाम्पल थे, मोनोसेक्राइड के। उसी प्रकार अगर
मोनोसेक्राइड का बहुलक का फॉर्मूला देखें, सिंपल फॉर्मूला, तो क्या होता है C6H10O5 और N क्या है संख्या, जिसके अंदर आपकी N क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो भी आप N की संख्या रखते हो उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा चेंज। एक चीज ध्यान रखना, जो पॉलीसेकेराइड है आपका वो स्वादहीन होता है, जल में अविलेय होता है और जल अपघटन करने पर हमेशा मोनोसेकेराइड इकाइयां देता है। पुनः बात मोनोसेकेराइड की कर लेते हैं। तो देखो, वैसे मोनोसेकेराइड की अपन पहले बात कर चुके हैं, बस इसके अंदर मोनोसेकेराइड को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो एल्डोस और एक बात करेंगे कीटोस, जो क्लासिफिकेशन में पहले किया था। एल्डोस के अंदर वही होता है कि इस मोनोसेकेराइड के अंदर क्या होता है कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं एल्डोस। जैसे अगर आपने 3 के साथ क्या, मैंने पहले टेबल में बात की, जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर 3 कार्बन संख्या हो तो उसका सामान्य नाम क्या था ट्रायोस, और ट्रायोस को जब एल्डिहाइड के साथ जोड़ूंगा तो उसे क्या बोलूंगा एल्डी ट्रायोस। तो मोनोसेकेराइड के अंदर क्या हो सकता है, एक तो एल्डोस हो सकता है और एक क्या हो सकता है कीटोस। एल्डोस के अंदर क्या होगा कि इसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा होगा मोनोसेकेराइड से, और कीटोस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कीटो समूह जुड़ा होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। देखो, अभी हम ट्रिक किस प्रकार क्या होती है उसकी बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करके देखेंगे कि किस ट्रिक से क्या चेंज हो रहा है। देखो, वैसे मोनोसेकेराइड अगर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे और जब इसमें सेकेराइड पढ़ोगे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, या तो उन सभी स्ट्रक्चरों को रट लो, नहीं तो ये ट्रिक याद कर लो। आपकी सारी स्ट्रक्चर आपकी हमेशा इशारों पर होगी। जैसे एक स्ट्रक्चर होती है डी राइबोस, अगर डी राइबोस में जो अगर कार्बन की संख्या C2 चेंज कर लोगे, अब बात आती है डी राइबोस क्या होता है। तो देखो, आप हमेशा से 3 स्ट्रक्चर याद कर लो, एक तो ग्लूकोज की, एक फ्रक्टोज की और एक डी राइबोस की। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर आप हमेशा के लिए याद कर लो, आपको सारी स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। यदि आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद होगी तो आपने देखा होगा कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन क्या थे, बीच के अंदर थे, और एक साइड तो क्या था आपका हाइड्रोजन और दूसरी साइड की आपका क्या था OH। तो यदि डी राइबोस की स्ट्रक्चर के अंदर आप C2 चेंज कर दोगे तो आपकी क्या बनेगी डी एरेबिनोस। ठीक है, यदि डी राइबोस के अंदर आप कार्बन संख्या 3 को परिवर्तित कर दोगे, परिवर्तन मतलब उल्टा, ठीक है, जैसे यहाँ पे H और मैं यहाँ पे OH मानूं, तो परिवर्तन करने का मतलब होता है कि आप इसको घुमा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H। तो डी राइबोस से किस में कन्वर्ट होगा, डी जाइलोज में। उसी प्रकार डी जाइलोज के अंदर वापस मैं C2 चेंज कर दूं तो मुझे क्या बनेगा डी लाइक्सोस। अगर ऐसे देखें हेक्सोस की स्ट्रक्चर में, तो अगर आपको हेक्सोस की स्ट्रक्चर याद है C6H6, ठीक है, और अगर आपने वो स्ट्रक्चर बनाई जैसे कि आप ग्लूकोज की बनाते हो कि भाई यहाँ पे ऐसे क्या करते हो, कार्बन की सीक्वेंस रखते हो और यहाँ पे क्या लगाते हो OH, और इधर H OH, तीसरे पे क्या रखते हो ऑपोजिट रखते हो, बाकी सभी में क्या रखते हो सेम। तो देखो, अगर डी एल्डोस आपने स्ट्रक्चर बनाई, अगले वीडियो में सारी स्ट्रक्चर बना के आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक बार आप यहाँ पे जो मैं नाम कह रहा हूं उसको ट्रिक को समझिए। एक बार आप ट्रिक समझ गए तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर देंगे और फिर इस ट्रिक की बात करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब डी एल्डोस के अंदर C2 चेंज करूं तो मुझे क्या बनेगा डी गुलोस। ठीक है, डी टेलोस के अंदर अगर मैं C2 चेंज करूं तो मेरा क्या बनेगा डी ग्लैक्टोस। अगर डी मेनोस के अंदर मैं C2 चेंज करूं तो मेरा क्या बनेगा डी ग्लूकोज, और डी एट्रोस के अंदर मैं C2 चेंज करूं तो क्या बन सकता है डी एलोस। उसी प्रकार डी एलोस के अंदर मैं C3 चेंज किया तो मेरा क्या बनेगा डी ग्लैक्टोस। अगर डी ग्लैक्टोस के अंदर C4 चेंज करूं तो मेरा क्या बनेगा डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज के अंदर C3 वापस चेंज करूं क्या बनेगा डी एलोस। तो इसके अंदर देखो याद कैसे करनी है अब ये ट्रिक, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, जो बीच में आ रहा है सभी क्या आ रहे हैं C2 आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैंने किया C3 C4 C3, और इधर भी क्या लिखा है C3 C4 C3। अब बात आती है इनको नाम को कैसे याद रखें कि भाई क्या एलोस कब आएगा ग्लूकोज। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि इंदिरा गांधी जी गई इलाहाबाद, अल्टो में तेल खत्म। इंदिरा गांधी जी किस में गए, कहाँ गए थे, इलाहाबाद, और किस में गए थे अल्टो में। तो इंदिरा मतलब क्या एल्डोस, गांधी मतलब क्या ग्लूकोज, जी मतलब क्या ग्लैक्टोस, गई मतलब क्या ग्लूकोज, इलाहाबाद मतलब क्या एलोस, अल्टो मतलब क्या एट्रोस, मैं मतलब क्या मेनोस, तेल मतलब क्या टेलोस। तो क्या हो गई आपकी ओवरऑल ट्रिक। अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी जी गई इलाहाबाद, अल्टो में तेल खत्म।